हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा यदि आप ध्यान लगाकर यहाँ पे समझते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो सबसे पहली बात ये आता है, इस सिद्धांत को हमें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत को देने वाले मुख्यतः दो वैज्ञानिक हैं। दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक है कौशल, ठीक है, एक है कौशल और एक है लुईस, ठीक है, कौशल फिर से लुईस। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था, परंतु बाद में ये जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसमें कुछ सुधार किया गया और उस सुधार करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है वो है लेगमेयूर, ठीक है। तो ये नाम को सभी को याद रखेंगे, बहुत ही कठिन नाम है, ठीक है। सबसे पहले तो इतनी बात आप समझ गए कि कौशल, ठीक है, और लुईस, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया था, परंतु इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी और उस कमियों को सुधार दिया कौन? लेगमेयूर, ठीक है, लेगमेयूर नामक वैज्ञानिक ने सुधारा। तो ये तीन वैज्ञानिकों का मुख्यतः नाम आता है जो है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देने वाले तीन वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तीनों को नाम आप याद रखेंगे, कोई पूछे तो आप तीनों का नाम आपको बताना है। अब आता है कि इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया। तो इस सिद्धांत में हमें निम्न बातों को बताया गया और सब कुछ क्या हमें बताया गया? सब कुछ हमें बताया गया रासायनिक बंधों के बारे में, ठीक है। और वो किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर ही आधारित है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, इस सिद्धांत में हमें निम्न बातों को बताया गया, या आप लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। अनुसार लिखने के बाद आप पहला डालेंगे और पहले में लिखेंगे, यहाँ पे ये बताया गया कि किसी तत्वों का संयोजकता, ध्यान से समझेंगे, किसी तत्वों की संयोजकता उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं, यहाँ तक मैं आपको बता दूं, इतनी बात आप बेसिक जानते हैं कि कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता का हम कैसे कहते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं कि उस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही तो इसकी संयोजकता कहलाता है ना। तो वही हमने कहा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, इस सिद्धांत में बताया गया कि किसी तत्व की संयोजकता उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा, इसीलिए बाहरी कक्षा को क्या कहा गया? बाहरी कक्षा का इन्होंने नाम दिया संयोजी कक्षा। तथा बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यही हमने लिखा है कि इसके इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए? मतलब इन्होंने ये बताया कि किसी भी तत्वों का, ध्यान से सुनेंगे, किसी तत्वों के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बताता है। यही तो बात बताया, किसी तत्वों की जो संयोजकता होती है उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा गया कि जो बाहरी कक्षा होगा उसे अब हम कहेंगे संयोजी कक्षा, ठीक है। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे या उसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आशा करते हैं पहली बात इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे पर। देखिए, दूसरा हमें बताया गया कि बाहरी कोश में उपस्थित, देखिए कोश कहे या कक्षा कहे इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर कहा जा रहा है बाहरी कोश में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं उस संख्या को उसकी संयोजकता कहलाता है। मतलब इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो संयोजन क्रिया में भाग लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और 6 में से मान लेते हैं सपोज डेट 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो संयोजन क्रिया में भाग ले रहे हैं,
ठीक है, तो वही केवल दो ही वो उस तत्व का संयोजकता क्या कहलाएगा, दो ही कहलाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं तो उस संख्या को ही, ठीक है, क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि मान लेते हैं किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, परंतु 6 संयोजन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो जो 6 संयोजन में भाग नहीं ले रहे हैं तो मान लेते हैं 2 ही भाग ले रहे हैं तो 2 उसकी संयोजकता कहलाएगी, 3 भाग ले रहे हैं तो 3 उसकी संयोजकता कहलाएगी, 6 भाग लेंगे तो 6 संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। इसमें एक और डाउट है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचे होंगे कि सर संयोजन में भाग लेने का मतलब, संयोजन में क्रिया करने का मतलब क्या है, संयोजन क्रिया में भाग लेने का मतलब। तो देखिए, संयोजन क्रिया का भाग लेने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखिए जो परमाणु होंगे, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे या किसी तत्वों के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेना या देना मतलब साझेदारी करना या आदान प्रदान करना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन युग्मों को देना या लेना, वही सब क्या कहलाता है, संयोजन क्रिया कहलाता है। तो वही कहा जा रहा है कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसकी जो संख्या होगी उसकी संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाता है। आशा करते हैं दूसरी बात भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम आराम से एक एक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हम आपको पढ़ा दें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक एक को पढ़ते हुए चलना है, आपको भी ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाए तो लिखते हुए चलिए। और नोट्स आप स्वयं ही बनाइए, बहुत ही बेटर रहेगा यदि आप नोट्स बनाते हैं तो। अब देखिए तीसरी बात कहा गया कि प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं। देखिए इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब केवल आपसे यही कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक परमाणु है वो अक्रिय गैसों जैसे अस्थायी होना, अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं और उसी के कारण वो क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। मतलब अक्रिय गैस क्या होते हैं, अक्रिय जो गैस होते हैं उनका अष्टक भरा हुआ होता है, मतलब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उनके पास होते हैं। तो ऐसे ही सभी चाहते हैं कि हम अस्थायी हो जाएं। जैसे सब कोई चाहता है, लगभग जो परसेंटेज आदमी है वो चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, जिससे सरकारी नौकरी का मतलब क्या है कि उनको पर डे पर मंथ में आपको इस तारीख को आपका क्या है जो सैलरी है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो संतुष्ट होना चाहते हैं कि भैया आ जाए, इतना मेरा हो जाएगा तो परमानेंटली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि मुझे जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना मुझे मिले। ठीक है, तो वैसे ही वही कहा जा रहा है कि अक्रिय गैस में, अक्रिय जो गैस होते हैं या अक्रिय तत्व जो होते हैं वो सभी अस्थायी होते हैं। तो वही बताया गया कि प्रत्येक परमाणु या सभी परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए ही वो बंध बनाते हैं, बंध करते हैं, मतलब एक को आदान प्रदान करते हैं। मान लेते हैं अस्थायी होने के लिए दो चीज़ों का मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता है। अस्थायी होने के लिए सबसे पहला, या तो उसकी जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे ही ना हुए हों, ठीक है, तब वो अस्थायी है, या अर्ध भरे हुए हों, ठीक है, तब वो अस्थायी है, या वो पूर्ण रूप से भरे हुए हों तब अस्थायी है। तो मान लेते हैं अर्ध भरे हुए से भी थोड़ा सा अधिक हो गया, मान लेते हैं आधा भर जाएगा वो 5 इलेक्ट्रॉन में और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जल्द से जल्द वो चाहेगा कि मुझसे कोई ले ले, और ले लेगा तो अर्ध भरा हो जाऊंगा, अस्थायी हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये बातें बहुत से कम स्टूडेंट हैं जिनको अगर समझ में आ जाए तो बेटर बात है, ना समझ में आए तो मैं यही कहूँगा बेसिक आपका क्लियर नहीं है, इसके लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई करना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ जाइए कि प्रत्येक या सभी जो परमाणु होते हैं वो अक्रिय गैसों के समान सभी क्या अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए ही बंध बनाते हैं। ठीक है, अगला चौथा, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, क्लास 12 में अभी आपको काम करेगा। यहाँ पे लिखा गया है ये बंध निम्न प्रकार के बनाए जा सकते हैं। मतलब कि जो क्या होता है, बंध बनता है,
जो अणुओं के बीच जो बंध बनता है, जैसे हमने कल ही जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने CH4 का एग्जाम्पल दिया था, CH4, तो जिसमें हमने इसकी संरचना ऐसे हमने बनाया था, ऐसे हमने संरचना आपको बनाया था, ठीक है। तो देखिए ये जो बंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है रासायनिक बंध, तो ये रासायनिक बंध बहुत से नामों से जाना जाता है। रासायनिक बंध के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो वही बात बताया गया, ये बंध निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब वो कैसे, तो देखिए यदि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से, यदि दो परमाणुओं के बीच यदि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो उनके बीच जो बंध बनेगा वो विद्युत संयोजक बंध बनता है, या उसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं। समझ गए। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन से ले सकता है, आदान प्रदान करेंगे तो उसे हम क्या, वहाँ पे क्या बंध बनेगा, रासायनिक संयोजन बंध या आयनिक बंध बनेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यदि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, ठीक है, मतलब ना उसके पास अधिक है ना उसके, मेरे पास अधिक है ना उसके पास अधिक है, दोनों के पास समान है, ठीक है। परंतु क्या होता है कभी कभी कि कभी अचानक से आवश्यकता पड़ जाती है, तो जब पड़ जाएगी तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है बट मैं अपने में से ही दे दूंगा और समय आने पर फिर से ले लूँगा, मतलब वो साझेदारी होता है। यदि आप कहेंगे तो उस पर पूरा डिटेल में एक टॉपिक में बना दूंगा, ठीक है। साझेदारी मतलब आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों को लेना ही देना, आदान प्रदान के जैसा ही साझेदारी भी होता है, ठीक है। ये तो नाम भी आपने सुना होगा, साझेदारी कर रहा है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यदि होती है तो वहां पर कौन सा बंध कार्य करेगा, सहसंयोजक बंध कार्य करेगा। जब आप सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे, ये आप लिखेंगे सहसंयोजक बंध, ब्रदर सर इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इसके बारे में आपको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, देखिए दो हमने जान लिया ना, आदान प्रदान होगा तो वहाँ पे ये बंध बनेगा आयनिक बंध, अगर साझेदारी होता है तो सहसंयोजक बंध बनेगा, और यदि साझेदारी में इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म तो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाने पर, मतलब एक ही परमाणु दो इलेक्ट्रॉन को अपने दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो जब एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उनके बीच जो बंध बनता है वह उप सहसंयोजक बंध बनता है। तो ये हुआ आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि हमने पूरा डीप में आपको आराम से हमने समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।